गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा आज का टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है टॉपिक। आपका 5th चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मतलब है तो ये 5th चैप्टर, लेकिन इसकी नॉलेज आपको होनी सबसे पहले चाहिए। वैसे तो हमने क्लास 9th में इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, बट फिर भी पीरियोडिक टेबल मुझे लगता है कि बैकबोन है हमारी केमिस्ट्री की। क्योंकि अगर मुझे एलिमेंट्स की नॉलेज होगी या मुझे उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज होगी, उनकी वैलेंसी की नॉलेज होगी, उनके साइज की, सब चीज़ों की नॉलेज होगी ना, तो केमिस्ट्री को करना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब ये एक तरह से पूरी केमिस्ट्री की बैकबोन है, ठीक है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता क्या है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता है टू डिस्ट्रीब्यूट द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स को उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से बांटना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। और एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट तो आपको पता ही है, बिल्डिंग ब्लॉक है पूरे नेचर का। मतलब जो हमारा यूनिवर्स है, पूरा नेचर है, जिन चीजों से मिलकर बना है, छोटी छोटी चीजों से, दैट आर नोन एज एलिमेंट्स, ठीक है ना। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन एलिमेंट है। मतलब जो भी आप अपने आसपास चीजें ऑब्जर्व करते हो, ठीक है ना, वो सारी ही इन्हीं से मिलकर बनती हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आता हूँ। देखो हुआ क्या कि हमें 18th सेंचुरी तक ऑलमोस्ट 30 एलिमेंट्स की नॉलेज थी। उन दिनों में पीरियोडिक टेबल की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये 30 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली याद करना इजी टास्क था। पर विद द पासेज ऑफ टाइम एलिमेंट्स मिलते रहे, ज़्यादा एलिमेंट मिलने लगे। तो ज़्यादा एलिमेंट मिलने से क्या हुआ कि हमें इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी याद रखनी मुश्किल होने लगी। तो एक उस समय के एरा की या उस समय के साइंटिस्ट के मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम एक ऐसा सेटअप बनाएं कि जहाँ पे हम सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को सिमिलर रख दें और डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को उनसे अलग कर दें। सो दैट अगर मुझे कभी किसी सिमिलर एलिमेंट, मतलब एक मैं फॉर सपोज एक रिएक्शन कर रहा हूँ, मुझे वैसा ही कोई और एलिमेंट चाहिए, अब मैं सारी प्रॉपर्टीज थोड़ी देखूंगा। मैं क्या करूंगा, एक मैंने टेबल सेट किया हुआ है कि हाँ यार इस जैसा ये वाला एलिमेंट होता है, इसको ट्राई करके देख लेता हूँ। मतलब क्या है कि उस समय साइंस की जरूरत थी कि हम इन सभी एलिमेंट्स को एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमें इनकी प्रॉपर्टीज को याद करना आसान हो जाए। मतलब क्या है, सबसे पहली जरूरत देखो, पहली बात कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है क्या। इसकी डेफिनेशन सिंपल थी कि टू डिस्ट्रीब्यूट द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, है ना, कि एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। पहली बात। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जरूरत कि भी हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या है, तो उसका आंसर देखो, टू मेक द स्टडी इजी। टू मेक द स्टडी इजी। देखो मेरी साइंस क्या कहती है, नो डाउट एक इंसान फिजिकली स्ट्रांग हो सकता है और वो सामने दीवार पे भाग के चढ़ सकता है, लेकिन अगर हमारे पास एक लैडर हो, यानी कि एक पौड़ी हो, हम उस पर चढ़ जाए, मतलब चढ़ वो भी जाएगा, हम भी जाएंगे, लेकिन आसानी से चढ़ जाएंगे भैया, एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत क्या है। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी कि हमने एक टेबल सेट कर लिया, एलिमेंट्स को वहां पे रख दिया, और एलिमेंट्स की जब मुझे प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी तो मैंने एक यूज थ्रू किया और उसकी प्रॉपर्टी एकदम मुझे याद आ जाएगी। यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है बच्चों? टू मेक द स्टडी इजी, ठीक है। इस स्टडी को आसान बनाने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने हमारा साथ दिया वो डबर्नर था। डबर्नर से पहले जो भी साइंटिस्ट थे ना, मतलब जैसे हमें मालूम ही है कि डबर्नर है, डबर्नर से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा कि एलिमेंट्स को मात्र 2 ही क्लासों में बांट दिया, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। सिर्फ मेटल और नॉन मेटल पता लगने से तो सारी प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं है, ठीक है। तो जो स्टार्ट लिया सबसे पहले वो डबर्नर ने लिया। चलो हम डबर्नर के बारे में अब पढ़ते हैं, मतलब डबर्नर ने क्या किया क्लासिफिकेशन के लिए। सबसे पहली क्लासिफिकेशन अगर किसी साइंटिस्ट ने दी
तो वो डबर्नर है। डबर्नर ने क्या किया, एक सेट बनाया 3 एलिमेंट्स का, जिसका नाम उसने ट्रेड रखा। डबर्नर ने एक सेट बनाया एलिमेंट्स का, जिसका नाम उसने ट्रेड रखा। मतलब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि 1800 सेंचुरी तक हमें 30 एलिमेंट मालूम थे। तो सबसे पहली कोशिश जो हुई 1817 में हुई। किसने की? डबर्नियर ने की। किसने की? डबर्नियर ने। ठीक है, डबर्नियर ने क्या किया, एक सेट बनाया 3 एलिमेंट्स का, और इसने एक ऑर्डर दिया मुझे। पहले मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं, फिर आपको वो ट्रेड बताऊंगा। इसने क्या बोला कि व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग atomic mass, then the atomic mass of middle element is nearly equal to the arithmetic mean of first एंड थर्ड एलिमेंट। देखो, समझने की कोशिश करो। इसने बोला कि जब मैं 3 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखता हूं, तो जो उनका मिडल एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास के अरिथमेटिक मीन के नियरली इक्वल होगा। नियरली इक्वल है मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल है। ठीक है ना? जैसे देखो, नियरली इक्वल की बात करते हैं। इसकी पहली ट्रेड थी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ये एक ट्रेड थी। सेट ऑफ 3 एलिमेंट है, इनको इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रख दिया। लिथियम का एटॉमिक मास होता तो 6.9 है, चलो हम 7 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। पोटाशियम का एटॉमिक मास 39.1 होता है, हम 39 ले लेते हैं। मतलब एक रफ आइडिया के लिए ले रहे हैं हम कि इन दोनों का एटॉमिक मास मिला के कितना हो गया, 7 + 39 = 46। ठीक है, नियरली इक्वल टू इट्स अरिथमेटिक मीन। जब इसे डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आया, 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। देखो, इसने बोला कि जब मैं एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखता हूं, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब इनका जो एटॉमिक मास है मिडल एलिमेंट का, वो इसके और इसके अरिथमेटिक मीन के बराबर है। और एक बात इसने और कही, देखो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम तीनों सॉफ्ट मेटल है, प्रॉपर्टी सेम हो गई। तीनों की वैलेंसी 1 है, तीनों मोनोऑक्साइड बनाते हैं, तीनों मोनोहाइड्राइड बनाते हैं, तीनों मोनोक्लोराइड बनाते हैं। मतलब इतनी तेज मैं बता रहा हूं, सुनो। जैसे लिथियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, पोटाशियम क्लोराइड बनाता है। मतलब तीनों सेम रिएक्शन करते हैं, तीनों मेटल सॉफ्ट हैं। ठीक है ना? तीनों को हम चाकू से काट भी सकते हैं। और ये उसने एक ट्रेड दी। ऐसा नहीं है कि इसने एक ही ट्रेड दी। देखो, एक ट्रेड इसकी और बना देता हूं मैं। वो कौन सी थी? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, एक ट्रेड इसने दी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन। अब देखो, इसने इसमें क्या सेटअप दिखाया कि जैसे इसका एटॉमिक मास 40 है, इसका 157 है। ठीक है ना? और इसका एटॉमिक मास बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ तो नहीं आएगा, लेकिन नियरली 87 आ जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 है, आयोडीन का एटॉमिक मास 126 है। ठीक है, इसका भी बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं आएगा, नियरली इक्वल आ जाएगा। अब जो मैं बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि देखो, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तीनों मेटल, तीनों की वैलेंसी 2। जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड, बेरियम का ऑक्साइड, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। क्लोरीन HCl, HBr, HI। ठीक है ना?
एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी सेम, एलिमेंट्स को उसने एक ट्रेड में सेट भी कर दिया, एटॉमिक मास का उसने हमें ला भी दे दिया। लेकिन फिर भी एक दिक्कत आई कि इसकी ये 3 ही ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुई, इसके बाद इसकी कोई भी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुई। तो बेटा देखो, डबर्नर ने ला दिया था कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखते हैं, जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो अर्थमेटिक मीन फर्स्ट और थर्ड के बराबर होता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। 3 ट्रेड्स बनाई, तो एक ट्रेड में एलिमेंट हुए 3, तो 3 ट्रेड में कितने एलिमेंट हो गए? 9। मतलब टोटल एलिमेंट कितने हुए? 9 एलिमेंट हुए। जैसा मैंने आपको बताया कि 18th सेंचुरी तक एलिमेंट कितने मिल गए थे? 30। अब रह कितने गए? सेट उसने कितने किए? 9। अब देखो मेरी बात सुनो, मान लो एक स्कूल में बच्चे हैं, नए एडमिशन हुए हैं, मैंने अगर मार्किंग नहीं की कि 7th क्लास का रूम ये है, 8th का ये है, 5th का ये है, तो वो बच्चे कैसे जाएंगे? मान लो मैंने 4 क्लासेस के रूम की मार्किंग कर दी, 5th की कर दी, 6th की कर दी, 7th की कर दी और 9th की कर दी, 8th की नहीं, तो 8th क्लास के बच्चे तो परेशान हो जाएंगे कि हमें किस रूम में जाना है। ऐसे ही कि अगर मैं सारे एलिमेंट को सेट ही नहीं कर पाऊंगा तो मेरा ला कोई फायदेमंद नहीं है। अगर मैंने सभी एलिमेंट को सेट ही नहीं करा, सबकी प्रॉपर्टीज को सेट नहीं कर पाया, यानी कि मेरा ला फेल हो गया। तो डबर्नर का ला फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही था। मतलब आपकी बुक में क्या होगा? लिमिटेशंस ऑफ डबर्नर्स लॉ। तो लिमिटेशन पेपर में भी आती है। तो लिमिटेशन ऑफ डबर्नर लॉ क्या होगी बच्चों? कि डबर्नर वाज अनेबल टू सेट ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, यानी कि उस समय तक 30 एलिमेंट प्रेजेंट थे और डबर्नर कितनों को सेट कर पाया? 9 को। तो ये इसकी लिमिटेशन होगी। ठीक है बच्चों, मतलब पहले हमने डबर्नर का लॉ पढ़ा, उसकी तीनों ट्रेड्स के बारे में जाना, फिर इसकी हमने लिमिटेशन किया। अब हम इसके बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ। इससे अगला जो लॉ आया वो न्यूलैंड्स का लॉ था। न्यूलैंड ने जो हमें ला दिया है ना, वो ला बिल्कुल म्यूजिकल ऑर्डर की तरह है। जैसे मैं आपको एक ना अभी बना के दिखाता हूँ म्यूजिकल ऑर्डर, इससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने म्यूजिकल ऑर्डर सुना हुआ है? सा रे गा मा पा दा नी सा, है ना? सुना हुआ ना? जैसे देखो, सा रे गा मा पा दा नी, फिर सा रे गा मा पा दा नी सा। आप सोच रहे होंगे कि सर को क्या हो गया, ये म्यूजिक क्यों लिख रहे हैं? एक्चुअल में क्या है, इस लॉ का इससे बहुत ज्यादा बड़ा रिलेशन। वो क्या? उसने बोला कि जब मैं एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लगाता हूं, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बराबर होती है। बिल्कुल इसकी तरह। मान लो मेरा फर्स्ट ये है, तो इसके बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही मान लेता हूं मेरा फर्स्ट ये है तो 8वां हो गया। तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट से मिलेगी। ये ला दिया न्यूलैंड ने। मतलब आप लोगों को बेस बनाने के लिए मैंने ये बताया कि न्यूलैंड ने जो ला दिया वो एक म्यूजिकल ऑर्डर की तरह दिया। उसने बोला कि व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, when we arrange element according to their increasing atomic mass, then the property of every 8th element is similar to its first element. The property of every 8th element is similar to its first element. तो ये ला दिया न्यूलैंड्स ने। मतलब जैसे मैं आपको ना एलिमेंट के हिसाब से समझाता हूँ। एलिमेंट्स के हिसाब से कैसे? जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है ना। मतलब ये चीज समझनी है आपने। वैसे यहाँ पे कोबाल्ट और निकल भी है। चलो ये तो बातें हैं। ये चीज देखो, सारे गामा पादानी, सारे गामा पादानी सा, ठीक है ना। अब देखो ये जो लिथियम है ना, ये फर्स्ट है, सोडियम 8th है। तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के साथ मैच करती है। दोनों सॉफ्ट हैं, दोनों को एक हाथ चाकू से काट सकते हैं, दोनों की वैलेंसी +1 है, दोनों मोनो ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है। ऐसा बताया मुझे
न्यूलैंड्स ने। लेकिन न्यूलैंड ने इसको सारे सिस्टम को जो सेट किया उसमें सिर्फ 20 एलिमेंट्स को सेट किया। तो इसके लिए भी प्रॉब्लम हो गई कि इसने बहुत अच्छा सेटअप तो दिया, नो डाउट 20 एलिमेंट को प्रॉपरली इसने सेट किया, एक ऑर्डर दे दिया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखता हूं, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट से मिलती है। जैसे सल्फर 8वां है तो ऑक्सीजन इसका फर्स्ट है, इनकी प्रॉपर्टी आपस में बिल्कुल सेम है। लेकिन न्यूलैंड्स की क्या लिमिटेशन रही, मतलब पेपर में क्या आता है बच्चों, देखो ऐसे आता है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूलैंड्स लॉ, फिर तो आपने डेफिनेशन लिख देनी और ऐसा बता देना। लेकिन पेपर में ये भी तो आ सकता है गिव द लिमिटेशंस, है ना, लिमिटेशन भी बतानी पड़ेंगी हमें। तो डेफिनेशन में आप लिखोगे कि व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास then the every 8 element possess the similar property to its first element। ठीक है, ऐसे ही इसकी लिमिटेशंस में क्या लिखना है हमने, लिमिटेशंस में देखो सबसे पहली लिमिटेशन तो वही जैसे अभी डवर्नियर की बताई कि क्या, कि उस समय तक 56 एलिमेंट मिल गए थे, लेकिन इसने सेट कितने एलिमेंट किए, 20। ठीक है ना, मतलब पहली लिमिटेशन तो यही होगी, डवर्नर वाज अनेबल टू सेट ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, पहली लिमिटेशन तो यही हो गई। दूसरी इसकी बड़ी लिमिटेशन क्या होगी, डवर्नियर ने ऐसा बोला कि यहाँ पे सिर्फ 56 एलिमेंट है इस दुनिया में और मैं इन 56 एलिमेंट्स को भी सेट कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही 57th एलिमेंट मिला, ये भी इसके लिए लिमिटेशन बन गई। ठीक है ना, जैसे ही 57th एलिमेंट मिला, इसका ये सारा अरेंजमेंट जो है, मतलब 57th एलिमेंट मिलते ही ऐसा हो गया कि अब तो भाई ये उसको सेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इसके बाद जैसे ही देखो इसमें आपको एक भी नोबल गैस नजर नहीं आ रही, जैसे ही नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, हीलियम, नियोन, आर्गन, देखो इनकी डिस्कवरी थोड़ा सा लेट होने का कारण भी था, क्योंकि जब मुझे किसी स्पीसीज की डिस्कवरी करनी होती है ना, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किसी के साथ रिएक्ट करती है, तभी तो कोई चीज मिलेगी ना। अब ये तो लीस्ट रिएक्टिव है, ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते थे, रिएक्ट ही नहीं करते थे तो इन्हें ढूंढना मुश्किल हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही जैसे ही नोबल गैसेस आई, इसका सारा अरेंजमेंट जो है वो फेल हो गया, अरेंजमेंट फेल हो गया। और एक इससे और बड़ी गलती और की है जो आपको यहीं पे नजर आएगी, वो क्या, वैसे तो बहुत ज्यादा खिचड़ी मच गई है, नजर नहीं आएगा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। इसने दो एलिमेंट को, कॉपर, कोबाल्ट और निकल, दिख रहा है, कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में रख दिया, जो गलत है। अब आप एक ही ग्रुप में दो एलिमेंट रख दोगे तो उनकी प्रॉपर्टी में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब सिंपल सा है यार, पेपर में क्वेश्चन आएगा 2 या 3 नंबर में, तो हमें इसकी 2 या 3 लिमिटेशंस लिखनी है। पहली लिमिटेशंस कि भैया आसान चीज सोचा करते हैं, पहली लिमिटेशन तो ये कि ये 20 एलिमेंट को सेट कर पाया, 56 थे। दूसरी लिमिटेशन कि जैसे ही नोबल गैसेस आई, इसका सारा अरेंजमेंट हो गया खराब। तीसरी लिमिटेशन कि जैसे 57th एलिमेंट मिला तो इसका जो इसको गरूर था कि मैं 56 के 56 एलिमेंट को सेट कर दूंगा, इसके अलावा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये फिर वहां फेल हो गया। फिर उससे बड़ा कारण क्या हुआ, इसने एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट रख दिए, मतलब फेल हुआ। बट फिर भी भले ही फेल हुआ, इसने कोशिश की और बहुत अच्छी कोशिश की। ठीक है, इसके बाद एक लॉ आया लदरमेयर, नो डाउट बच्चों वो आपके सिलेबस में होता नहीं है, फिर भी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। लदरमेयर ने एक लॉ दिया, उसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ बनाया। मतलब देखो ये लॉ बहुत अच्छा था, आज तक का मेरे हिसाब से सबसे सक्सेसफुल लॉ है। इसने क्या किया, एक ग्राफ बनाया एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, एक ग्राफ आया, इनकी पीक आ गई, मान लो ऐसे पीक्स आ गई। उसने कहा कि सिमिलर एलिमेंट ऑक्युपाइज द सिमिलर पोजीशन, जैसे ये पहली पीक है, इनके ऊपर सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ गए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है ना, लिथियम यहाँ आ गया, सोडियम यहाँ आ गया, पोटाशियम है। ये तो चलो आसान था कि सभी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो पीक्स पे आ गए, लेकिन जो इससे अगले हैं, ठीक है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में आए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम यहाँ पे, मैग्नीशियम यहाँ पे। ठीक है, उससे अगले जो
ये असेंडिंग में आए और जो हेलोजन्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। मतलब आए तो कि इसने ग्राफ बनाया, ला दिया और ला सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड भी करता था। पर आपको याद होगा जब मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया हमने एक रीजन दिया कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है। उसका आंसर क्या निकाला, टू मेक द स्टडी इजी, स्टडी को आसान बनाने के लिए। अब क्लासिफिकेशन हम आसान बनाने के लिए कर रहे हैं और इस ग्राफ को समझना ही बहुत मुश्किल था। इस ग्राफ को समझना मुश्किल था, इस वजह से ये लॉ फेल हुआ, नहीं तो इस लॉ में कोई कमी नहीं थी। ठीक है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आया है मेरी नजरों में, आज तक का जो सबसे अच्छा साइंटिस्ट मैं कहता हूं वो मेंडलीव है। क्यों कहता हूं मैं इसे अच्छा, देखो बेटा ये ना हमारे साथ भी होता है। मान लो मैं कोई पेपर चेक कर देता हूं और उसमें उस बच्चे के 32 मार्क्स आते हैं और फिर 35 वाला अगर पासिंग है तो मेरे से ये 3 नंबर भी इसको बढ़ा के देने मुश्किल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैं अपने अंदर गलतियां नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैंने जो पहले नंबर दिए बेस्ट ऑफ नॉलेज पे दिए। लेकिन मेंडलीव के अंदर बच्चों ये क्वालिटी थी, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को 2 या 3 बार रिवाइज किया। जैसे जैसे इसको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रही इसने वैसे वैसे अपने पीरियोडिक टेबल में इंप्रूवमेंट की और जिस समय इसका पीरियोडिक टेबल आया उस समय 65 एलिमेंट हमें मिल गए थे और इसने 63 एलिमेंट्स को सेट भी कर दिया। मतलब काफी वो किया ना, मतलब 65 एलिमेंट है, 63 एलिमेंट को सेट भी कर दिया। ठीक है। अब मेंडलीव ने जो हमें एटॉमिक लॉ दिया, पीरियोडिक लॉ दिया, वो क्या था, इसने बोला द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब इसने एक पीरियोडिक टेबल प्रॉपरली सेट करके बनाया। पहले तो हमें यह बताया कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। ठीक है ना। मतलब इसने कहा, इसने ऐसे कॉलम्स बनाए, इनको इसने ग्रुप्स में डिवाइड किया और जो ये हॉरिजेंटल कॉलम थे इनको इसने पीरियड्स में डिवाइड किया और अपने ग्रुप्स का जो नाम रखा इसने रोमन लैंग्वेज में 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना, 7 ग्रुप्स बनाए। देखो इसने पहला सेटअप बना दिया, पीरियोडिक टेबल बना दिया, फिर इसको ना इसमें दिक्कतें आने लगी। जो भी इसने इसके अंदर एलिमेंट लिखे जो मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है ना, इसको इसमें दिक्कतें आने लग गई। 7 8 यानी कि देखो इसने 8 ग्रुप्स बना दिए। अब मैं इसमें जो क्वालिटीज थी वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। वो क्या क्वालिटी थी एक्चुअल में। इसने पहले हमें 7 ग्रुप्स की नॉलेज दी, 8वें ग्रुप में तब जब ट्रांजिशन एलिमेंट की जरूरत पड़ी। ठीक है, फिर जैसे जैसे नोबल गैसेस का हमें पता लगा, नोबल गैसेस के लिए इसने एक नया ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को नाम दे दिया जीरो ग्रुप। तो लोगों ने इसको बोला जीरो भी कोई नंबर होता है। इसने तब हमें एक चीज क्लियर की कि मैं इनको जीरो नंबर इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो है। कि जो फर्स्ट ग्रुप में उसकी वैलेंसी 1, जो सेकंड सुनते हैं ना, देखो जो फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, 3 में 3, मतलब क्या क्या हमें नॉलेज दे रही है। पहले तो इसने जीरो बता के ये बता दिया नोबल गैसेस हैं, रिएक्टिव नहीं है और इनकी वैलेंसी जीरो है, उनका ग्रुप अलग बना दिया। ठीक है, पहली इंप्रूवमेंट इसकी ये थी। इसकी दूसरी इंप्रूवमेंट क्या थी, जैसे मेरी बात सुनो, आपकी क्लास में मान लो +1 का सेक्शन है, एक +1 नॉन मेडिकल वाले हैं और एक +1 कॉमर्स वाले हैं। बच्चे तो सेम ही क्लास के हैं, दोनों ही +1 के हैं, लेकिन एक के सब्जेक्ट अलग है, दूसरे के सब्जेक्ट अलग है। तो हुआ क्या कि जब इसने पीरियोडिक टेबल बनाया तो कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर रही थी, तो इसने इनमें सब ग्रुप बना दिए। जैसे 1 है ना, 1 ग्रुप है, इसका 1A पार्ट बना दिया 1B, ऐसे 2 का भी 2A पार्ट 2B, 3 का A पार्ट 3B, मतलब इसने ऐसे अप टू 7 ग्रुप तक AB पार्ट में सबको अलग अलग कर दिया। मतलब आप
इस बंदे की क्वालिटी देखो, पहले ये पीरियोडिक टेबल बनाता है, फिर इसको ऑब्जेक्शन उठती है नोबल गैसेस का, ये उसको अलग ग्रुप दे देता है, फिर इसके पास दोबारा से ऑब्जेक्शन उठती है, ये उनमें सब ग्रुप बना देता है। ठीक है, अब इसने सब ग्रुप बनाए, देखो पहला ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम। ठीक है ना, मान लो रुबिडियम, मैं इस पीरियोडिक टेबल को ना दोबारा ही बना देता हूँ आपकी मतलब क्लियर नॉलेज के लिए। देखो आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो ही रही है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मैं ये टेबल दोबारा क्यों बना रहा हूँ, ताकि बच्चों आपको ना ये टेबल इसी लेक्चर में याद हो जाए, देखना, और आपको ये याद भी हो जाएगा अभी, मेरी गारंटी है कि आपको अभी याद हो जाएगा। थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं, वो कैसे, ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 और 0। इसकी तो हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। फिर इसने फर्स्ट को भी 2 पार्ट में बांट दिया, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है ना, अब आपको एलिमेंट्स कैसे याद करना, देखो इसने ऐसे पीरियड्स भी बनाए, हॉरिजेंटल कॉलम्स को इसने पीरियड बोला और वर्टिकल कॉलम्स को इसने ग्रुप बोला, यानी कि ग्रुप की मोमेंट टॉप टू बॉटम होगी और पीरियड की मोमेंट लेफ्ट टू राइट होगी। ठीक है, देयर आर 6 पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6, 6 पीरियड है यहाँ पे। देखो सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम तो तब नॉन नहीं था। ठीक है, अगली फैमिली है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप तो एलिमेंट्स का नाम ले रहे हो, हमें ये कैसे याद होंगे, तो आपको कैसे याद करने हैं, अब आपने बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, हे लोगो ना करो रब से फरियाद। ठीक है ना, आपने सिर्फ से तक जाना है, कैसे, हे लोगो ना करो रब से। वैसे फरियाद के लिए FR आएगा, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आएगा, आपको सिर्फ यहां तक याद करना है, हे लोगो ना करो रब से। ठीक है, इससे BEMG का सर बड़ा, वो रेडान भी आना है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आएगा, अभी नहीं आया। ठीक है, इसको याद करने का मैं वे बता रहा हूं, लेकिन जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करेंगे तो हम बहुत आराम से कर लेंगे। जैसे इससे अगला है बी ओल जेंटल, बी ओल जेंटल। ठीक है ना, मतलब इसको याद करना है मुझे, ताकि मैं पीरियोडिक टेबल को प्रॉपर से समझा सकूं। इससे अगला है कार से गए सनम पंजाब, कार से गए सनम पंजाब। इससे अगला है नप्पो ए सरदार, सरदार बीबी। उससे अगला है ओ सारे सिखो टी पियो। ठीक है, मतलब कितना आसान है इसको याद रखने को। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, अब इनको कैसे याद करा, देखो, हे लोगो ना करो रब से, BEMG का सर बड़ा, बी ओल जेंटल, कार से गए सनम पंजाब, नप्पो ए सरदार, सरदार बीबी, ओ सारे सिखो टी पियो, फिर कल बाहर आई आंटी। मतलब किसी, देखो जब मैं अपनी क्लास +2 में था ना, तो मेरे सामने ये एक बहुत बड़ा टारगेट था कि यार इतने सारे एलिमेंट्स का नाम मैं कैसे याद रखूंगा। छोटा था तो मैंने इसको तभी बना लिया था कि इसको याद ऐसे करा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इससे अगला, मतलब इसके सब ग्रुप के एलिमेंट भी तो हमने यूज करने हैं ना। इसके सब ग्रुप के एलिमेंट कैसे यूज करेंगे,
वो देखो, अब ये तो बात थी इसकी ए पार्ट की, अब इसकी बी की पार्ट बात करते हैं। मतलब बी ग्रुप में भी तो बंदे हैं, वैसे तो मुझे मालूम है बच्चों आपको इतना ज्यादा इसे याद करने की जरूरत नहीं है, पर अगर हम इसे अभी से याद कर लेंगे तो +1 +2 के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अब मैं इसकी सिर्फ एक ही ग्रुप की बात तुम्हें बता देता हूं। जैसे अगली जो फैमिली थी उसमें षट्क, ती, वक्कर, मन, फी, को, नी, क्यू, जन, ठीक है ना। मतलब अगले मेंबर्स हैं शक्ति मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है ना। तो इनके बारे में इसने एक हमें ऑर्डर दिया और हमने उसको फॉलो भी किया। मतलब एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या, कि जिस समय मैंने अभी कहा ना कि इस जितनी इंप्रूवमेंट किसी ने नहीं की, जिस समय ये पीरियोडिक टेबल बना उस समय हमने बना भी दिया कितने आसानी से, लेकिन उस समय ना तो हमें गैलियम का पता था, ना स्कैंडियम का पता था, ना जर्मेनियम का पता। इन तीनों एलिमेंट्स की नॉलेज हम लोगों को नहीं थी। हम लोगों को क्या, मेंडलीव को भी नहीं थी। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। उस समय इसने एक वर्ड यूज किया, इका। ये एक संस्कृत वर्ड है, इसके दो मतलब है, एक तो प्रोसीडिंग मतलब अगला, या फिर टू सिमिलर विद कि इस जैसा। इसने क्या किया, वो जगह खाली छोड़ दी बाकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखकर। इसने कहा कि मैं इन एलिमेंट्स को ढूंढ लूंगा, बट फिलहाल ये एलिमेंट्स मुझे अभी मिले नहीं है, ठीक है। तो इसने इनका नाम तो रख दिया इका बोरेन। क्या नाम रखा, इका बोरेन। और इसका नाम रख दिया इका सिलिकॉन। मतलब सिलिकॉन जैसा एक और बंदा है, मतलब एक और एलिमेंट है जो मुझे अभी नहीं मिला, पर जैसे मिलेगा उसे मैं यहां सेट कर दूंगा। ऐसे ही बोरोन जैसा भी एक और है जो मुझे नहीं मिला, उसको मैं यहां पे सेट कर दूंगा। मतलब इस बंदे को सैल्यूट है कि इसने इतने सारे एलिमेंट्स के होते हुए भी किसी भी एलिमेंट का अगर हमें पता नहीं था ना, तो उसके लिए भी इसने प्रॉपर पोजीशन छोड़ी है। तो ये वाले शब्द इका बोरोन और इका सिलिकॉन मैं अब जब इसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा पूरे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, तब हमें क्लियर हो जाएगी, जैसे अब क्लियर हो जाएगी। देखो अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को प्रॉपरली करते हैं। वो कैसे कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया, आपके सामने बना हुआ है। इसने बोला कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से। मतलब देखो आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, इसने डाउटफुल एटॉमिक मास क्लियर कर दिया। डाउटफुल एटॉमिक मास कैसे क्लियर किया कि बेरिलियम का एटॉमिक मास हम 14.5 समझते थे, हुआ कितना 4.5 मल्टीप्लाई बाय इट्स वैलेंसी दैट इज 9, ठीक है ना। तो नहीं तो इसने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाना था, अब ये बोरॉन से पहले आ गया। और इसने इका का बताया मुझे कि इका तो सिमिलर विद, ऐसे एलिमेंट्स की इसने जगह छोड़ दी। मतलब इसने सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश की, बट आफ्टर दैट उसके बावजूद भी इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसके लिमिटेशंस की बात पहले हम करते हैं कि लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लिमिटेशंस क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसे ग्रुप में सबसे ऊपर बैठा है जब इसने कहा कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। अब हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है और ये सभी मेटल्स हैं, लेकिन फिर भी इसकी प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच भी करती है। देखो मैं इधर से ना थोड़ा सा रब कर देता हूं इसे, क्योंकि मुझे आपको प्रॉपर्टी समझानी है। प्रॉपर्टी समझाने के लिए मुझे जगह तो चाहिए ही। देखो इसकी प्रॉपर्टी समझने के लिए देखो, ऐसा नहीं है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि अगर मैं एक तरफ से देखूं कि जैसे सोडियम है Na2O, लिथियम है Li2O, ऐसे ही वाटर है H2O, तो ऑक्साइड्स तो इन्होंने सिमिलर बनाए, बट नॉन मेटल है और ये सभी मेटालिक ऑक्साइड है। पर इसकी प्रॉपर्टीज हैलोजेंस के साथ मैच करती थी। जैसे ये डाइएटॉमिक है H2, हैलोजेंस भी डाइएटॉमिक होते हैं और ये नॉन मेटल भी है, ठीक है। यानी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो कंट्राडिक्टरी हो गई कि
मेटल्स के ऊपर बैठा है, होना कहाँ चाहिए था, नॉन मेटल्स पे, और वो भी हैलोजेंस के पास। लेकिन बस क्या है कि इसकी वैलेंसी 1 है, इस वजह से ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो थी हाइड्रोजन की पोजीशन। दूसरी, कुछ ऐसे एलिमेंट है बच्चों, कौन से, जैसे ये पोटाशियम, आर्गन का एटॉमिक मास पोटाशियम से ज्यादा है और वो उससे पहले है। ऐसे ही कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से ज्यादा है और वो भी उससे पहले है। जैसे कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से ज्यादा है तो इसे इससे आगे होना चाहिए, पर वो इससे पहले है। ऐसे ही आर्गन का एटॉमिक मास पोटाशियम से ज्यादा है, इसे इससे आगे होना चाहिए, पर वो उससे पहले है। चलो, क्यों है, क्योंकि उसे प्रॉपर्टीज की तरफ ध्यान देना था। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज की बात हुई। और तीसरी सबसे मेन बात, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। अब ये आइसोटॉप्स क्या है? आइसोटॉप्स होते हैं एटम ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटॉप क्या होते हैं? एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास। अब जैसे हाइड्रोजन है, 1H1, 1H2, 1H3, एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अब जब मैं पीरियोडिक टेबल को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से रख रहा हूं, तो जिसका एटॉमिक मास 1 है उसकी पोजीशन 1, जिसका 2 है उसकी 2, जिसका 3 है उसकी 3। अब एक ही एलिमेंट को 3 नंबर तो दे नहीं सकते, इसीलिए पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स जो है वो इसके लिए प्रॉब्लम बन गई। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी होता है रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब पीरियोडिसिटी, हम इधर से गए, दोबारा आए सोडियम, फिर दोबारा गए पोटाशियम। अब एक, जैसे न्यूलैंड ने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से मिल रही है। अब इसमें पीरियोडिसिटी का एक प्रॉपर वे नहीं रहा कि कभी 8 एलिमेंट आ रहे हैं, कभी 18 आ रहे हैं, कभी 10 आ रहे हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये 4 या 5 तरह से इसकी लिमिटेशंस जो हैं वो आप याद करेंगे। पहली लिमिटेशंस तो आप यही याद करोगे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरी एटॉमिक मास वाली, तीसरी आइसोटॉप्स वाली, चौथी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, देखो बेटा, मेडली पीरियोडिक टेबल से 10th क्लास के बच्चे हो तुम, आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। या तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मेडलीफ का पीरियोडिक टेबल ही क्या होता है, या क्वेश्चन आएगा गिव मेडलीफ्स लॉ, या आपको क्वेश्चन आएगा कि गिव द एप्लीकेशंस ऑफ मेडलीफ लॉ। तो एप्लीकेशंस भी आपको मैंने बताई कि कुछ हमें डाउटफुल एटॉमिक मास को इसने क्लियर किया, कुछ एलिमेंट्स जो मिले नहीं थे वो हमें मिल गए। ठीक है, इसने हमें वैलेंसी की नॉलेज दी। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आता है गिव लिमिटेशन ऑफ मेडलीफ्स लॉ, तो आप इसकी लिमिटेशन लिख दोगे जो मैंने अभी बताई। देखो बेटा, ये इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा, मेडली पीरियोडिक टेबल तक। ठीक है, इसके बाद जो अगला वीडियो है वो आपको अगले संडे को मिलेगा। ठीक है ना, अगला वीडियो आपको अगले संडे मिलेगा, उसमें मैं इसका सेकंड पार्ट जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो बताऊंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। ठीक है, आपको प्लीज़ जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको बड़े ध्यान से सुनना है, उसको समझना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप मुझे इनबॉक्स करोगे, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके सेकंड पार्ट में मैं जितना चैप्टर अब रह गया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और उसकी प्रॉपर्टीज वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।